देवबंद से जुड़ी हुई खबर, क्योंकि देवबंद अब सवालों के घेरे में है। क्या देवबंद बन चुका है आतंक का अड्डा? क्या देवबंद ऐसे आतंकियों का ठिकाना बन रहा है जो हिंदुस्तानी पासपोर्ट बनवाकर आतंक फैलाने की फिराक में रहते हैं? ये बड़ा सवाल खड़ा उस वक्त हुआ जब कथित बांग्लादेशी आतंकी की गिरफ्तारी में जांच हुई उसके सामान की, तो उसके पास से जो पासपोर्ट निकला वो देवबंद का पता था उस पर। इस खबर के बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है और अब यूपी पुलिस ने देवबंद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर की जो तमाम पासपोर्ट हैं उनको अपनी जांच के दायरे में ले लिया है। क्या देवबंद से देश को दहलाने की है साजिश? क्या देवबंद बन रहा है आतंक का अड्डा? क्या आतंकियों के लिए देवबंद से पासपोर्ट बनवाना है आसान? कथित बांग्लादेशी आतंकी के पासपोर्ट पर देवबंद का पता अब एक नए संग्राम का सबब बनता दिख रहा है। एटीएस के दावे से पुलिस सख्त हो रही है और इस साल बने पासपोर्ट की नए सिरे से जांच का फैसला किया गया है। पुलिस के मुताबिक सुरक्षा के लिहाज से एहतियातन ये कार्रवाई की जा रही है। दरअसल यूपी एटीएस ने हाल ही में बांग्लादेशी संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। इनमें से एक के पास से देवबंद के पते का पासपोर्ट मिला, जिसके बाद यूपी पुलिस ने फैसला किया कि यहाँ जितने भी लोगों के पासपोर्ट हैं उनके दस्तावेज की दोबारा जांच की जाएगी। इस जांच अभियान में यूपी पुलिस के साथ लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को भी शामिल किया गया है। इस संबंध में और भी अभी सूचनाएं संकलित करने के लिए या इस प्रकार की और कोई प्रकरण है उसकी जानकारी के लिए हमने जो है एलआईयू को और स्थानीय थाना को निर्देशित किया है कि जो भी पासपोर्ट हमारे यहाँ से जारी हुए हैं एक बार पुनः उसका सत्यापन कर लें कि कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जिसने जो परमानेंट एड्रेस पे यहाँ न हो और यहाँ से पासपोर्ट जारी हो गया। देवबंद में आमतौर पर एक महीने में 200 से 250 पासपोर्ट बनाने के लिए आवेदन किए जाते हैं। 1 जनवरी से अब तक लगभग 2500 पासपोर्ट बन चुके हैं। देवबंद में बने पासपोर्ट के वेरिफिकेशन पर संग्राम मजहबी होता दिख रहा है। कुछ लोग इसे एक खास समुदाय को निशाना बनाने का जरिया मान रहे हैं, लेकिन बीजेपी नेताओं और मंत्रियों के लिए ये देश की सुरक्षा से जुड़ा है। ये अजीब गरीब बात है, और वो भी देवबंदी में क्यों पासपोर्ट का रीवेरिफिकेशन हो रहा है? जब भी पासपोर्ट बनता है तो जाहिर सी बात है कि उसका पूरा पुलिस से वेरिफिकेशन होके बनता है, और अब तो आपने 2 स्टेप कर दिए हैं। देवबंद में अगर इस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं तो सरकार की तरफ से पासपोर्ट की जांच अगर की जा रही है, मैं समझता हूँ ये बड़ी अच्छी पहल है और देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक भी है, समाज की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, सभी लोगों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। इसको हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं बनाना चाहिए। पुलिस ने साफ तौर से कहा है कि ये चेकिंग सिर्फ देवबंद या किसी विशेष समुदाय के लिए नहीं है। मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में भी ये अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि इन शहरों में भी आतंकी गतिविधियों का खतरा जताया गया था। हालांकि देवबंद के कई लोग पुलिस की इस दलील से इत्तेफाक नहीं रखते। गलती तो प्रशासन की रहेगी ना, प्रशासन इस बात को पहले देखे क्या करना है। बेकार में परेशान करने वाली बात है। हम एक बार वेरिफिकेशन करा चुके हैं तो वो दोबारा परेशान क्यों कर रहे हैं? पुलिस एक बार अपनी इंक्वायरी से कर ले तो शायद ये फिर आगे दिक्कत ना हो। सवाल सिर्फ पासपोर्ट में दी गई जानकारियों के दोबारा जांच का नहीं, सवाल ये है कि क्या पुलिस ने अपना काम करने में लापरवाही बरती है। वेरिफिकेशन का जिम्मा स्थानीय पुलिस का होता है, लेकिन इसके बावजूद अगर आतंकी पासपोर्ट बनवाने में कामयाब रहे तो फिर कटघरे में वो पुलिस वाले क्यों नहीं हैं। देवबंद से वीडियो जर्नलिस्ट राहुल कुमार और विकास कपिल के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और ये अब आगे आपको बताते हैं कि कैसे एक आईपीएस बन गया मुन्ना भाई। तमिलनाडु में इस आईपीएस अधिकारी को रंगे हाथों यूपीएससी की मेंस परीक्षा में नकल करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। ये आईएएस बनने के लिए इम्तिहान दे रहा था, लेकिन इसकी करतूत ऐसी थी कि हर कोई हैरान रह गया। कैसे इसकी पोल खुली, कैसे पकड़ में आया, आइए आपको दिखाते हैं विस्तृत रिपोर्ट। यूपीएससी मेंस की परीक्षा में हाईटेक नकल, चीटिंग के खेल ने पहुंचाया जेल। गूगल ड्राइव, ब्लूटूथ और माइक्रो कैमरा बने नकल के औजार। यूपीएससी एग्जाम को वीडियो गेम बताने वाला ये आईपीएस अधिकारी यूं मुन्ना भाई की शक्ल में सामने आएगा, शायद ही किसी ने सोचा हो। चेन्नई में यूपीएससी मेंस की परीक्षा में ये आईपीएस नकल करते पकड़ा गया और अब सलाखों के पीछे जा पहुंचा। नाम सफीर करीम, तिरुनेलवेली जिले के नांगुनेरी में एएसपी के पद पर तैनात। केरल का रहने वाला सफीर करीम आईएएस बनने का सपना संजोए था, लेकिन उसकी करतूत ने अब उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया।
बताया जा रहा है कि यूपीएससी मेंस की परीक्षा में इसने नकल का बेहद हाईटेक तरीका अपनाया और इसमें साथ दिया इसकी पत्नी जॉयसी जॉय ने। जानकारी के मुताबिक सफीर एगमोर के एक सरकारी स्कूल में परीक्षा सेंटर में यूपीएससी मेंस का एग्जाम दे रहा था। नकल के लिए उसने कान में एक छोटा ब्लूटूथ डिवाइस लगा लिया। हैदराबाद में बैठी उसकी पत्नी मोबाइल के जरिए उसे सवालों का जवाब बता रही थी। सफीर ने अपनी शर्ट में लगे बटन पर माइक्रो कैमरा लगाया जो गूगल ड्राइव से जुड़ा था। हैदराबाद में बैठी उसकी पत्नी कैमरे से मिल रहे एग्जाम पेपर की तस्वीरों को देखकर उसका जवाब दे रही थी। जिस सवाल का जवाब सुनने में दिक्कत होती उसे पेंसिल से लिखकर स्कैन करके वो दोबारा पत्नी को भेज देता। बताया जा रहा है कि सफीर करीम की पत्नी जॉयसी हैदराबाद में एक आईएएस स्टडी सर्कल में विजिटिंग फैकल्टी रही हैं और इंस्टीट्यूट के निदेशक पर भी जॉयसी की मदद का आरोप है, जिसके बाद पुलिस ने जॉयसी और इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर पी राम बाबू को हिरासत में ले लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस विषय पर और जानकारी प्राप्त करने का आदेश दिया है। अगर करीम दोषी साबित होते हैं तो उन्हें फोर्स से बर्खास्त किया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट पार्थ सारथी के साथ श्री प्रपंच, न्यूज नेशन, चेन्नई। जरा सोच के देखिए, आईपीएस ऑफिसर एक आला अधिकारी जिस पर कानून के एग्जीक्यूशन का जिम्मा होता है, अगर वो ही चोरी करने लगे, वो ही कानून तोड़ने लगे तो फिर देश में कानून व्यवस्था का क्या हश्र होगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पर एक बार फिर से खींचतान बढ़ती हुई दिख रही है। दरअसल जयपुर के मेयर ने दफ्तर में सुबह राष्ट्रगान और शाम को राष्ट्रगीत का फरमान सुना दिया तो इस विवाद को हवा मिलने लगी। कहा जा रहा है कि मेयर साहब ने राष्ट्रगान ना गाने वालों को पाकिस्तान जाने की नसीहत भी दी थी अपने बयान में। तो जाहिर है विवाद बढ़ना लाजमी था और सियासी घमासान भी तेज होने लगा। हालांकि बाद में मेयर साहब को एहसास हुआ कि वो क्या बोल गए। जयपुर नगर निगम के कर्मचारियों को अब काम शुरू करने से पहले राष्ट्रगान गाना होगा। नगर निगम के मेयर के इस फरमान पर कर्मचारियों ने सुबह राष्ट्रगान भी गाया और शाम को राष्ट्रगीत के बोल भी सुनाई दिए। नगर निगम में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का गायन जरूरी क्यों, ये आप खुद मेयर साहब से सुन लीजिए। ये सीधा सीधा हमारे नगर निगम का इश्यू है। हम अपने ऑफिस का एनवायरनमेंट अच्छा करने के लिए, वाइब्रेंट एनर्जी के लिए, पॉजिटिव एनर्जी के लिए अपना काम कर रहे हैं और इसको ज़बरदस्ती पॉलिटिकल रंग देने का कोई प्रयास कर रहे हैं तो ये उनकी सोच है। और फिर भी पूरी देश की जनता देख रही है कि कौन तो राष्ट्र विरोधी काम कर रहे हैं और यदि इसी में पॉलिटिकल एजेंडे पे भी मैं जाना चाहूँ तो कौन राष्ट्र के पक्ष में काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा एजेंडा शुद्ध रूप से हमारा नगर निगम है और हम अपने नगर निगम के लिए काम कर रहे हैं। बात जितनी सीधी कही जाती है उतनी अमूमन होती नहीं और सियासत में तो बातों के मायने काफ़ी दूर तक निकलते हैं। कहा जा रहा है कि मेयर साहब ने राष्ट्रगान न गाने वालों को पाकिस्तान जाने की नसीहत दे दी, जिसको लेकर सियासी गलियारों में घमासान मच गया। ये विवाद पहले भी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट में था। आज पुनः एक मेयर के द्वारा, वो भी भाजपा शासित जयपुर, राजस्थान राज्य के अंदर जयपुर जिले का मेयर इस तरह की बात करता तो ऐसा लगता है कि राष्ट्र गीत के साथ किसी देश का नाम जोड़ना, जिससे हमारे संबंध बहुत अस्वाभाविक है, असहज स्थिति है, जोड़ना, इसका मतलब हम राष्ट्र गान का अपमान कर रहे हैं। कि मैं समझता हूँ ये किसी तरह की बहस का विषय नहीं है। एक बार हमारे संविधान ने हमारी राष्ट्रीय गीत को जब स्वीकार किया है तो उसके बाद ये कब गाई जाए, कितनी बार गाई जाए और इसके शब्दों का चुनाव, जब एक बार राष्ट्रीय स्तर पर इसकी स्वीकारता हो चुकी है तो मैं समझता हूँ कि इस मानसिकता से हमें बाहर आना होगा। राष्ट्रगीत को कितनी बार गुनगुनाना, कितनी बार गाना, इसके लिए कोई समय सीमा या कोई नहीं होना चाहिए। बात हाथ से बाहर निकलती दिखी तो मेयर साहब ने सफाई देने में देर नहीं लगाई। देखिए, ना तो मेरा कोई एजेंडा है पाकिस्तान पे किसी को भेजना, न कहना, न अब था न पहले। और अनऑफिशियल बातचीत में कहोगे तो मेरी जगह आप भी वही कहोगे जो मैं कह रहा हूँ। यदि आप किसी को कहोगे कि आप राष्ट्रगान नहीं गाओगे तो क्या करेगा, आप उसका क्या करोगे, तो मैंने एक सिंपली कहा कि वो पाकिस्तान थोड़ी जाएगा। एक बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन हम आज भी ये कह रहे हैं कि इसमें ये हमारा कोई एजेंडा नहीं है। राष्ट्रगान को लेकर यह विवाद ऐसे वक्त में उठा है जब खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से स्थिति साफ करने को कहा है। अदालत ने इशारों में यह भी जाहिर किया कि नागरिकों को हर दिन देशभक्ति साबित करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जयपुर से लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज़ नेशन।
और आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के बीच सेल्फी किस तरह से आफत का सबब बन रही है, इसकी बानगी दिखाते हैं। नेताओं के साथ सेल्फी उनसे मिलने वाले लोग लेते हैं, इस कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन बिहार के सीएम नीतीश कुमार को एक सेल्फी की वजह से खूब फर्जीहत झेलनी पड़ रही है। तस्वीर के वायरल होते ही बिहार की सियासत में भूचाल आ गया और सीएम को भरी सभा में सफाई देनी पड़ी। भाई ऐसी कैसी सेल्फी थी, देखते हैं इस रिपोर्ट में। सेल्फी पर आया सियासी तूफान, सीएम को सेल्फी लेना पड़ा भारी। बिहार की सियासत में एक तस्वीर ने बवंडर खड़ा कर दिया। जहरीली शराब कांड के आरोपी के साथ सेल्फी के वायरल होते ही विरोधी दलों के नेताओं ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया। जो मेन अक्यूज जो आरा में जो शराब कांड जो हुआ था, जिसमें कि काफ़ी दलित परिवार के लोग मारे जा चुके थे, लगभग 29 से 30 आदमी की मृत्यु हुई थी, जो उसमें मुख्य अभियुक्त है, जो मुख्य आरोपी है, उसके साथ मुख्यमंत्री जी ने सीएम हाउस बुला करके ड्राइंग रूम में बैठ करके फोटो खिंचवाने का काम किया है। तस्वीर में सीएम नीतीश कुमार के साथ दिख रहा ये राकेश सिंह नाम का शख्स है। राकेश भोजपुर के उद्वंत नगर जेडीयू प्रखंड का अध्यक्ष है। 2 दिन पहले राकेश दहेज प्रथा के खिलाफ काम करने वाले 2 परिवारों के साथ सीएम से मिलने आया था। दरअसल राकेश आरा के जहरीली शराब के कांड का आरोपी है। मामले को बिगड़ता देख राकेश सिंह को फौरन पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। और तो और सीएम नीतीश कुमार ने भी सफाई देने में देर नहीं लगाई। अब फोटो तो ले लिया, फोटो वायरल हो गया, पता चला कि ये जो 12 में आरा में कुछ ट्रेजेडी हुआ था, उसका वो एक्यूज्ड। अब हम लोगों को क्या मालूम, हम वशिष्ठ भाई से पूछे, वशिष्ठ भाई को भी नहीं मालूम, जिला अध्यक्ष को भी नहीं मालूम। अब वो निर्वाचित अध्यक्ष था प्रखंड, निर्वाचित सदस्यता के आधार पर निर्वाचित। दरअसल सिवान के पत्रकार हत्याकांड के एक आरोपी के साथ लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप की तस्वीरें वायरल हुई थी, तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा था। लिहाजा विपक्ष को मौका मिला तो सियासी वार तो होने ही थे। कभी गाड़ी पे नाव, कभी नाव पे गाड़ी, इसी तस्वीर को लेकर पहले भी बिहार में सियासत हो चुकी है। जब तेजस्वी के भाई तेज प्रताप की तस्वीर एक सजा याफ्ता के साथ आई थी और उसको लेकर हुआ था बवाल, मामला न्यायालय तक पहुंचा था। अब नीतीश कुमार की तस्वीर एक सजा याफ्ता के साथ आई है, फिर से हंगामा शुरू है। नीतीश कुमार ने खुद से सफाई दी है, मगर सेल्फी मुख्यमंत्री के लिए परेशानी का सबब बन जाएगी, शायद ये मुख्यमंत्री ने भी ना सोचा होगा। विजय स्वतंत्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। गुजरात चुनाव में कोई भी सियासी दल कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। हर कोई पूरी जोर शोर के साथ जुटा हुआ है। वोट कैसे भी आए, बस जीत होनी चाहिए। गुजरात चुनाव में जादूगर बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। बीजेपी इस चुनाव में मैजिक शो के जरिए वोट मांगती नजर आ रही है। जाहिर सी बात है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को कोई जादुई छड़ी ही उनका बेड़ा पार लगाएगी। इस मैजिक शो के जरिए लोगों को विकास के बारे में जानकारी दी जा रही है। पूरे राज्य में 50 से ज्यादा जादूगर बीजेपी को जिताने की अपील कर रहे हैं। इसके लिए नागपुर से 50 जादूगरों को बुलाया गया है, जो चुनावी सभाओं में नेताओं के भाषण से पहले हाथ की जादूगरी दिखाकर विकास को समझा रहे हैं। लेकिन जादू आंखों का भ्रम होता है। भारतीय जनता पार्टी की प्रचार समिति ने ये मैजिशियन के संदर्भ में भी अपना जो काम जो है वो फाइनलाइज किया है। वो भी इस चुनाव के अंदर जैसे सीरी नाटक करते, ऐसे वो भी विभिन्न, जैसे लास्ट टाइम हमने वो भला मोरी रामा भला मोरी रामा वो एक टैब्लो घुमाया था, ऐसे मैजिशियन भी इस चुनाव के अंदर जाएंगे। उधर एमपी के जबलपुर में सेना भर्ती के दौरान युवकों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। दरअसल अफरा तफरी उस वक्त मची जब जवानों की सेना में भर्ती के लिए 7 राज्यों से युवकों की भीड़ पहुंची हुई थी, जिसके बाद स्टेशन और शहर के सिविल लाइन्स इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने युवकों को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया। और अब बात दूषित होती दिल्ली की करते हैं। दिल्ली का विश्व में प्रदूषण के मानकों के लिहाज से 11वां स्थान है। यानी यहाँ की हवा में इतना जहर घुल चुका है कि अच्छा खासा शख्स कभी भी बीमार हो सकता है। लेकिन इसी दिल्ली में हम आपको एक ऐसी जगह की सैर कराएंगे जहां जाकर आपको सुकून मिलेगा। धूल, धक्कड़ और धुआं। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर प्रदूषण का स्तर इस कदर बढ़ चुका है कि सांसों के लिए संकट पैदा हो रहा है। लेकिन जहरीली हवा के इस चौतरफा अटैक के बीच एक ऐसी जगह है जहां आपको साफ हवा की सौगात मिलेगी।
आपको ऐसा लगेगा मानो आप किसी हिल स्टेशन की ताजगी से दो चार हो रहे हैं। कुछ पलों के लिए मानो पूरी आबो हवा ही बदल जाएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेहरू प्लेस के पहाड़पुर बिजनेस सेंटर की। शायद आपको विश्वास ना हो, लेकिन इस 7 मंजिला इमारत में 7000 से अधिक पौधे हैं। खास तौर पर ऐसे पौधे लगाए गए हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को अधिक से अधिक ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे जो प्लांट्स लगे हैं वो 3 टाइप के प्लांट्स लगे हैं, केन पाम, मनी प्लांट एंड स्नेक प्लांट। ये 3 प्लांट हम यूज़ करते हैं बिकॉज ये एक तो CO2 कन्वर्ट करते हैं ऑक्सीजन में, सो आपकी हवा में ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगा और CO2 कम रहेगा। देन दूसरा है कि TVOCs, टोटल वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो ये दो काम करते हैं। यहाँ से एयर प्यूरीफाई होती है, देन हम इसको बिल्डिंग में सप्लाई करते हैं फर्दर। पहाड़पुर बिजनेस सेंटर में इंडोर वायु शुद्ध करने के लिए खास तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इसके लिए छत पर ग्रीन हाउस बनाया गया है। साथ ही हर जगह पर एयर प्यूरीफायर और पॉल्यूशन मीटर लगाए गए हैं। दावा ये है कि दिल्ली की तुलना में इस बिल्डिंग में आंखों की जलन की समस्या 52% कम हो जाती है। सांस की समस्याएं 34% और सिरदर्द की शिकायत भी 24% कम होती हैं। पहाड़पुर बिजनेस सेंटर में हम 25 साल से पेड़ पौधे उगाते हैं बिल्डिंग के अंदर, और इस समय हमारे यहाँ 7000 प्लांट्स हैं जो कि CO2 को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। इसकी वजह से जो CO2 लेवल है इस होल बिल्डिंग में वो करीबन 600 ppm के करीबन है। और हमारा 25 साल का तजुर्बा ये है कि अगर आप इस बिल्डिंग में रहें तो देयर इज़ अ 42% प्रोबेबिलिटी कि आपका ब्लड ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा 1% से। यही कारण है कि यहाँ चल रहे विभिन्न दफ्तरों में काम करने वाले लोग काफी सुकून महसूस करते हैं। यहाँ की एयर बहुत ही ज़्यादा प्योरीफाई है। लाइक आई एम फीलिंग कि मेरी स्किन में भी काफ़ी बदलाव आया है। या सो लाइक आपकी इनर स्किन भी ग्लो करती है एंड यू फील गुड ब्रीथ आपको मतलब मिलती है यहाँ पे। मैं अच्छा फील करता हूँ यहाँ पे। जब बाहर से आता हूँ तो अंदर में थोड़ा अच्छा महसूस होता है मेरे। पहाड़पुर बिजनेस सेंटर इको फ्रेंडली इमारतों के लिहाज से एक मिसाल बन गई है। यहाँ की आबो हवा ही कुछ ऐसी है कि कर्मचारियों को हर दिन यहाँ पर कुछ पल गुजारने की ख्वाहिश रहती है। कुछ ये आबो हवा और कुछ सेहत की मेहरबानी। बीमारी के नाम पर छुट्टियाँ साल के आखिर तक बची की बची रह जाती हैं। बात करें पहाड़पुर बिजनेस सेंटर की तो ये बहुत ही हेल्दीएस्ट इन्वायरमेंट आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही शुद्ध हवा, बहुत ही ताज़ी हवा आपको यहाँ पर महसूस होगी। पोल्यूशन नहीं है, इससे लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन चौहान के साथ दीक्षा पांडे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। यकीनन अच्छी पहल जहां कंक्रीट का जंगल बन चुका है शहर। आगे बढ़ते हैं। देश के दक्षिण सूबे तमिलनाडु और पुडुचेरी इस वक्त आसमानी आफत से परेशान है। तमिलनाडु के करीब 10 जिलों में भारी बारिश का कहर देखा जा रहा है। रिहायशी इलाकों में पानी भर चुका है। सड़कें पानी से इस वक्त लबालब भरी हुई हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए चेतावनी भी जारी कर दी है। तमिलनाडु में आफत की बारिश। चेन्नई हुआ पानी पानी। अगले 72 घंटे रहेंगे भारी। तमिलनाडु आसमानी आफत से जूझ रहा है। तकरीबन 10 जिलों में बारिश आफत बनकर टूट रही है। मौसम की बेरहमी की सबसे ज्यादा मार राजधानी चेन्नई में देखी जा रही है। यहां जिधर नजर जाए उधर सिर्फ सैलाब नजर आ रहा है। सड़कें पानी से लबालब भरी हुई हैं। अंडरपास सैलाब में डूबे हुए हैं। सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां पानी की जद में आ चुकी हैं। लोगों को आने जाने में भी परेशानी उठानी पड़ रही है। भारी बारिश के साथ चल रही तेज हवाओं की चपेट में आकर कई पेड़ भी धराशायी हो गए। रिहायशी इलाकों में घर के अंदर तक पानी भर चुका है। चेन्नई के नॉर्थ मद्रास पुलियंदोप में है और यहाँ पे बारिश के कारण देख सकते हैं कि पूरा ये जो रोड है पुलियंदोप में पूरा पानी से भरा हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही क्रूशियल एरिया है जहाँ पे पूरा जो ड्रेनेज सिस्टम है पूरा ऊपर उभर के आ गया है। लगातार हो रही बारिश से निपटने के लिए तमिलनाडु सरकार भी हरकत में आ चुकी है। लोगों को राहत पहुँचाने के लिए स्थानीय निकाय मंत्री ने अफसरों के साथ बैठक की। सरकार ने जलभराव वाले इलाकों से पंपों के जरिए पानी निकालने के निर्देश दिए हैं।
साथ ही मछुआरों को भी समंदर में न जाने की चेतावनी दी गई, क्योंकि चेन्नई के समंदर में साइक्लोन का भी खतरा मंडरा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट पार्थ सारथी के साथ श्री प्रपंच, न्यूज़ नेशन, चेन्नई।